Good morning, friend. Last time we have discussed about the heat exchanger and their types. So we will revise the what is heat exchanger. Heat exchanger is a medium where the heat transfer from one fluid to another fluid without contact. मतलब इस फ्लूइड का एक ही फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन उनका आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो ये मीडियम की प्लेट के थ्रू या फिर किसी ट्यूब के थ्रू उसका हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, और हमने उसके टाइप्स बारे में डिस्कस किया था कि उनका फ्लो कैसे होता है, क्रॉस फ्लो, काउंटर फ्लो और फिट टाइप हीट एक्सचेंजर एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। आज हम बात करेंगे कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं उनका, कि कौन सा हीट एक्सचेंजर हमारे लिए फिट है। ठीक है, उसके बाद हम एलएमटीडी, इफेक्टिवनेस, एनटीयू एंड हीट एक्सचेंजर और पावर प्लांट कैसे यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज जब भी आप किसी प्लांट इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें हीट एक्सचेंजर यूज करना है, लेकिन हीट एक्सचेंजर कौन सा यूज करना है, किस साइज का यूज करना है, किस टाइप का यूज करना है, ये सब जानना जरूरी होता है। क्या, क्योंकि हमारा सभी कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए हमारे हीट एक्सचेंजर। ठीक है, केवल साइज और उसके कैपेसिटी सब इम्पोर्टेंट होती है, कॉस्टिंग उससे ट्रेड होती है। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये भी पता करना होता है कि हम जो हीट एक्सचेंजर लगा रहे हैं उसकी आउटलेट कितनी आएगी, आउटपुट कितना आएगा, हमारा उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सब जानना जरूरी होता है कि एलएमटीडी और एनटीयू मेथड और इफेक्टिवनेस ये सब जानना जरूरी है किसी सिस्टम के लिए। ठीक है, और किसी भी सिस्टम में हमें साइज के बारे में पता करना होता है, हीट एक्सचेंजर का साइज कितना होना चाहिए हमारे इक्विपमेंट के लिए, उसके लिए एलएमटीडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हमें ये पता करना हो कि आउटलेट कितना टेम्परेचर मिलेगा, हमारी रिक्वायरमेंट कितना उसके हिसाब से, तो उसके लिए हम एनटीयू मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, to predict the outlet temperature of the hot and cold fluid stream with the specified heat exchanger rating the effectiveness and NTU method। मतलब हम जब उसके बाद हीट एक्सचेंजर की आउटपुट या उसकी स्पेसिफाइड फ्लूइड की कितनी टेम्परेचर हमें आउटपुट को चाहिए, उसके लिए हम एनटीयू मेथड का यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट लॉगरिथमिक एवरेज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एलएमटीडी जिसको कहते हैं हम लोग। एलएमटीडी क्या है? एलएमटीडी जब भी आप देखिए एक सिंपल हीट एक्सचेंजर का ग्राफ है, आप समझ सकते हैं इनलेट है या आउटलेट है। इनलेट जो हॉट फ्लूइड का इनलेट है या आउटलेट है, और कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है, कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट है। जब हम बात करते हैं डेल्टा की, जब भी हम कैलकुलेट करना होता है हमें हीट ऑफ क्वांटिटी कितनी है हीट ट्रांसफर की, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं यू एस डेल्टा टी। ये क्या है? इसमें ट्रांसफर एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर एरिया ऑफ कांटेक्ट जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच का है, और यू क्या है? यूनिवर्सल कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब डेल्टा क्या है? डेल्टा इज टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड फ्लूइड। लेकिन जब हम आप देख सकते हैं इधर इस पूरे ग्राफ को बात करते हैं तो डेल्टा की हर जगह अलग अलग हो सकता है। स्टार्टिंग में डिफरेंस ज्यादा होगा, जब वहां पहुंचेगा तो डिफरेंस कम होगा। अब ये जानना बहुत मुश्किल है कि हमें डेल्टा की कहां का इस्तेमाल करना है, कौन सा पॉइंट पे डेल्टा पे लेना है। तो उसके लिए हम एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं जिसको हम एलएमटीडी मेथड करते हैं। तो सपोज कीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा है, जो डेल्टा की है वो हो सकता है यहाँ पे डेल्टा की से बड़ा। तो लेकिन अब जब हमें जब ये क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर निकालनी है, क्वांटिटी कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है या कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, इफेक्टिवनेस कितनी है, उस समय हमें कौन सा डेटा को इस्तेमाल करना पड़ेगा ये निकालने के लिए हम एक मीन टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक मीन के थ्रू निकालते हैं जो एवरेज सपोज ये दिस इज एवरेज। तो ये जो एवरेज होगा ये होगा हमारा डेल्टा टी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम हीट ट्रांसफर निकालेंगे, जैसे कि हमारे पूरे सिस्टम के इफेक्टिवनेस निकल है। ठीक है, तो बात किया एलएमटीडी लॉगरिथमिक एवरेज ऑफ द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट फ्लूइड एंड द कोल्ड फ्लूइड इस एंड ऑफ द डबल पाइप। और हम जब बात करते हैं ये तो डबल पाइप वाला
मान लीजिए हीट एक्सचेंजर की बात करें जिसमें एक पाइप में हॉट फ्लूइड होता है, एक पाइप में कोल्ड फ्लूइड होता है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस में उससे टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, आपको डिफरेंस होगा, इसीलिए हम सिंगल लाइन सिंगल ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं, जिसमें एक में हॉट फ्लूइड होगा, एक में कोल्ड फ्लूइड होगा। जितना और जैसा हम जानते हैं कि ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमेशा कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा वहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर की कोएफिशिएंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एलपीडी की इस्तेमाल कहाँ होती है, जहाँ पे हमें इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर और यू की वैल्यू मालूम है और हमें साइज पता करना है, मतलब एक की वैल्यू है एरिया का सरफेस एरिया पता करना है कितना होना चाहिए, उससे भी हम एलपीडी का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम डिजाइन करने के लिए ठीक है, जब इनलेट आउटलेट टेम्परेचर का पता होना जरूरी है, उसका ओवर हीट ट्रांसफर होना पता होना जरूरी है, ठीक है, और सबसे एरिया हमें पता करना है, तो हम एलपीडी यूज करेंगे, ठीक है। और साइज मतलब हमारी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, सरफेस एरिया कितना कांटेक्ट में रहेगा, तो हमारी इफेक्टिवनेस आएगी। देखिए जब हम बात करते हैं जैसे, तो आप देख सकते हो कि इस ये जो अपना क्रॉस रोड इसमें आप देखिए स्टार्टिंग में काफी डिफरेंस कोल्ड हॉट इनलेट में और कोल्ड इनलेट में, लेकिन एंड में जाकर क्या हॉट इनलेट और कोल्ड इनलेट में टेंपरेचर डिफरेंस बहुत कम हो गया। ये आप ऐसा नहीं कि ये मिल नहीं सकता, मैक्सिमम जो हीट गेन हो सकती है कोल्ड फ्लूइड द्वारा, और वो जो है हॉट फ्लूइड की इनलेट की टेंपरेचर है वो हो सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जाता है, कम ये एक समय ऐसा भी आ सकता है कि बिल्कुल मिल जाए, बराबर हो जाए दोनों का टेम्परेचर, क्योंकि हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हीट ट्रांसफर किसी भी हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों में इक्विवेलेंट टेम्परेचर नहीं आ जाए, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से उसका साइज बढ़ता जाएगा, तो हमें ये डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है कि हमें किस साइज का हीट ट्रांसफर चाहिए, कितना हमारा आउटलेट चाहिए, कितना हमें इनलेट पे चाहिए, या हमारे हॉट फ्लूइड की टेम्परेचर कितनी है, एनवायरनमेंट कैसा है, और हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर आउटलेट कितना मिलेगा, हमें हॉट फ्लूइड कितना ठंडा करना है, उसके हिसाब से इसकी ग्राफ या इसका साइज डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है, अभी जैसे हम जानते हैं कि Q is equal to U into A S into delta T हम होता है, U यहाँ पे यूनिवर्सल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड A is the surface area for the hot fluid and cold fluid contact area, जहाँ पे hot fluid और cold fluid एक्चुअल में कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। डेल्टा T में मीन टेम्परेचर और मीन टेम्परेचर, जब नॉर्मल में जब हम हीट कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो Q इक्वल टू mc Tc आउट माइनस Tc, मतलब क्या होता है, जो m अपने क्या है मास फ्लो रेट और mc, ठीक है, Tc है उसका स्पेसिफिक हीट कोल्ड फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका टेंपरेचर आउटलेट मींस डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा T है, और दोनों आप देख लीजिए हॉट और कोल्ड, हॉट की बात करेंगे तो mh into Cpa, मतलब हॉट मास ऑफ हॉट फ्लूइड एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड एंड टेंपरेचर ऑफ हॉट फ्लूइड ऑफ इनलेट एंड टेंपरेचर आउटलेट ऑफ हॉट, ठीक है। ये दोनों किसी भी सिस्टम के लिए सेम रहेंगे, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी, मतलब Q की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हीट जितना हॉट फ्लूइड गेन करेगा उतना ही कोल्ड फ्लूइड से, तो हॉट फ्लूइड जितना हीट आउट करेगा उतना ही कोल्ड फ्लूइड इनलेट में लेगा, या हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का जो हीट एक्सचेंज होगा वो हमेशा वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, इनका दोनों की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी हमें। देखिए हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C, अब जब हम बात करते हैं इसको C m प्रोडक्ट ऑफ n मतलब मास फ्लो रेट एंड द स्पेसिफिक हीट इज कैपिटल H, और कोल्ड फ्लूइड के लिए कैपिटल C इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हमें ये जो प्रोडक्ट होता है उसको हीट कोएफिशिएंट के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अभी डेल्टा T है तो टेंपरेचर आउटलेट टेंपरेचर इनलेट का डिफरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हॉट फ्लूइड और क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो में हीट ट्रांसफर का डिफरेंस कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और ये हम जब बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमारा सिस्टम जो कि आइसोलेटेड है और इंसुलेटेड है सर,
मतलब उसमें आउटलेट से कोई टेम्परेचर नहीं निकलेगा। ये पूरा आइसोलेटेड होता है सिस्टम, ऐसा माना जाता है। हालांकि पॉसिबल नहीं होता, फिर भी ये मानते हैं कि जो सिस्टम है हमारा उसमें जो भी हीट ट्रांसफर होगा विद इन द सिस्टम में होगा, विद आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा और साइड से कोई हीट नहीं निकलेगी, क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम है। ठीक है, ये अपना पैरेलल फ्लो है, ये अपना कॉन्ट्रोल फ्लो हीट एक्सचेंजर। आप देख सकते हो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में ये देखिए हॉट इनलेट है, जो इनलेट है जो रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये है हॉट फ्लूइड और फ्लूइड का आउटलेट टेंपरेचर है, ठीक है, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेंपरेचर और कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेंपरेचर, ठीक है। इसी को इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेंपरेचर के साथ, कि टेंपरेचर के साथ कैसे उसका डाउनग्रेड होता है या अपग्रेड होता है। आप देखिए हॉट फ्लूइड का यहाँ पे टेंपरेचर इसकी मैक्सिमम है, यहाँ पे हॉट फ्लूइड का टेंपरेचर जो आउटलेट है वो मिनिमम है, ठीक है। ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर यहाँ मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। किसी भी समय सर मैक्सिमम जो हीट ट्रांसफर हो सकता है हॉट फ्लूइड के थ्रू, वो क्या होता है मिनिमम ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेंपरेचर। ये दोनों का जहाँ पे मैक्सिमम जो हीट कोई सिस्टम कोई फ्लूइड गेन कर सकती है कितना कौन सा, जो कि अपना हॉट फ्लूइड का जो मैक्सिमम टेंपरेचर है, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक समय पे डेल्टा टी जो है वो क्या होगा, डेल्टा टी बोलिए या डेल्टा क्यू बोलिए, उसके लिए हम डेल्टा एसपी के लिए हम डेल्टा एन का इस्तेमाल करते हैं या लैबोरेटरी टेंपरेचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको हम एलएम बोलते हैं, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है Q = AS डेल्टा टी। और अब लैबोरेटरी क्या होता है, टेंपरेचर डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2, मतलब जो हमारा किसी समय टेंपरेचर डिफरेंस है उसका डेल्टा 1, जो ये डेल्टा 1 हमेशा इनलेट साइड का माना जाता है, जो आपके लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, और राइट साइड वाले को डेल्टा 2 मानते हैं, ये डेल्टा T2 बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2, ठीक है, इनलेट जो टेंपरेचर है और आउटलेट जो टेंपरेचर डिफरेंस है, ठीक है, उसका डिवाइडेड बाय लॉगरिथमिक ऑफ डेल्टा T1 और डेल्टा T2, ठीक है, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2। तो इससे क्या होता है, इससे हमें जो एवरेज निकलती है, एलएमपी जो निकलता है वो एक कांस्टेंट माना जाता है सिस्टम के लिए। हालांकि ये कांस्टेंट है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है ताकि हम इसका हीट एक्सचेंज कैलकुलेट कर सकें, जो इस फार्मूले में लगा के S डेल्टा एन के इस्तेमाल किया जाता है। सेम प्रोपोर्शन जो होता है ये अपना काउंटर फ्लो में होता है। काउंटर फ्लो में आप देख सकते हैं जो हॉट फ्लूइड है वो रेड ट्यूब के थ्रू जा रही है और जो कोल्ड फ्लूइड है वो ग्रे ट्यूब के थ्रू आ रही है, और इनलेट फ्लूइड इनलेट है और इसमें इनलेट इस तरफ है। तो जब ये डिफरेंस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए कि इनलेट जो है इनलेट के अंदर जाता है यहाँ पे, और आउटलेट जो है इसका जो कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट यहाँ पे, लेकिन इस ग्राफ में कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस क्रॉस क्रॉस काउंटर फ्लो यहाँ पर हाईर से लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसमें लोअर से हाईर की तरफ जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि टेंपरेचर डिफरेंस है इसमें जो डेल्टा टी है वो करीब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, फिर भी वेरी करता है। तो देखिए आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाले डेल्टा टी है, फिर ये आते आते डेल्टा टी की वैल्यू कम होती जाएगी, जो इसी के लिए हम फिर इसमें भी डेल्टा एन का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। जब किसी भी सिस्टम में जहाँ पे हमें पता है इनका टेंपरेचर और टेंपरेचर क्या है, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की वैल्यू हमेशा एलएमपी की जो वैल्यू है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की हमेशा ज़्यादा होगी, मतलब उसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी डेल्टा एलएमपी या लॉगरिथमिक टेंपरेचर डिफरेंस या एलएमपी की, उतने ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ती है और उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम इक्विपमेंट अच्छा मान जाता है। यहाँ से समझ में आ जाता है कि जो हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। आप देखिए किसी भी समय में हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी, जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है और उसकी ज़्यादा होगी पैरेलल फ्लो हीट सिस्टम में, ही हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम और इंडस्ट्री में देखोगे तो हमेशा इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं आप
कि अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है, हमें पैरेलल फ्लो किसी सिस्टम ऐसे डिपार्टमेंट है कि हम आपको वाटर फ्लो इस्तेमाल नहीं कर सकते या फ्लूइड का ट्रांसफर ऐसा है कि पैरेलल फ्लो ही यूज करना है, तो उस केस में हीट एक्सचेंजर का साइज बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आप देखिए इस फार्मूले में कि जब एलएमपीडी की वैल्यू डाउन है तो हमें ए की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारा हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये Q तो कांस्टेंट है हमारा, और डेल्टा एल की वैल्यू और ए की वैल्यू सरफेस एरिया की वैल्यू एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ए की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो डेल्टा एल की वैल्यू डाउन होगी, तो डेल्टा एल की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा सरफेस एरिया की वैल्यू कम होगी। तो जितना अगर हम कम एरिया वाला जब एरिया में हीटर लगा रहे हैं या पे हीटर एरिया ऑफ ट्रांसफर कम होगा या साइज छोटा होगा हीटर का, वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे ये हमारे पास साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा डेवलप है कि हमें सरफेस एरिया तो काफी अवेलेबल है, तो हम उस कंडीशन में हम हमेशा पैरेलल के लिए जाएंगे। देखिए अब एलएलपी तो हमने समझ लिया, एक और टेंपरेचर डिफरेंस के लिए मेथड के प्रोसेस यूज किया जाता है, उसको अल्टरनेटिव मीन टेंपरेचर डिफरेंस बोलते हैं। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप देखिए इसमें क्या है कि इनलेट टेंपरेचर और आउटलेट टेंपरेचर जो भी फ्लूइड का किसी भी समय में कॉन्टैक्ट फ्लो या क्रॉस फ्लो के लिए उनका सम करके उनके डिफरेंस मतलब उनका एवरेज जो है वो मान निकाल लिया जाता है, उसको हम अल्टरनेटिव टेंपरेचर डिफरेंस करते हैं। अब अभी समझने वाली बात है कि पहले इसी के थ्रू हम लोग हीट ट्रांसफर जनरेट करते थे, ठीक है, लेकिन आप देखिए इसमें क्या है केवल इनलेट और आउटलेट की टेंपरेचर क्या बारे में बताता है, इन द बिटवीन फ्लूइड में क्या टेंपरेचर डिफरेंस है ये पता कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए ये प्रोसेस सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए किसी भी समय जब इनलेट पे टेंपरेचर डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ह्यूज होता है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता जाता है कूलिंग होती जाती है तो सैचुरेशन की तरफ जाता है सिस्टम। जब सैचुरेशन की तरफ जाता है तो टेंपरेचर डिफरेंस जो होता है वो भी जो है वो कम होता जाता है। तो ये सही तरीका नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, इसमें से सही इफेक्टिवनेस आपको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आप देखिए मतलब और एक चीज और नोट करने वाली बात है, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सम आएगा तो डिफरेंस होगा एवरेज जो आएगा मीन जो आएगा उसकी वैल्यू हमेशा डेल्टा एल से ज्यादा आती है, इससे तो डेल्टा एल से हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा आती है। तो इसके रिलेशन के लिए हमेशा हम लोग डेल्टा एल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नहीं अगर ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो क्यू की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका हो जाएगा आपका कैलकुलेशन सही नहीं बनेगा, आप हमेशा साइज से ओवर साइज या अंडर साइज कैलकुलेशन आप ले लेंगे जो सही नहीं होगा, सिस्टम में फेलियर की तरफ लेके जाएगा। और ये एक और जब भी टेंपरेचर डिफरेंस मतलब इनलेट और आउटलेट टेंपरेचर डिफरेंस अगर 40 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका तो एरर के मैथमेटिकल रीजन एरर के अंदर ज्यादा होता है। अगर हीट एक्सचेंजर की टेंपरेचर डिफरेंस 40 डिग्री से कम है, 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता लोग एलएमपीडी में और एएमपीडी में। तो उस समय आप 40 डिग्री से कम है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें एरर 1% से 1% के अराउंड रहता है तो हम एएमपी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन इस सिस्टम के लिए सबसे सही से कैलकुलेट करने के लिए एलएमपीडी ही बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस और एंट्री मेथड की। जब एक बार क्या होता है कि हमें ये तो पता है कि इनलेट टेंपरेचर कितना है और होल फ्लूइड का साइज पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें आउटलेट पे कितना टेंपरेचर मिल रहा है, मतलब कि हमें ये तो क्लियर है कि हम एक सरफेस एरिया कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में और इनलेट पे कितना टेंपरेचर है, हॉट फ्लूइड का मिल सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कितना टेंपरेचर मिल रहा है या हमें कितना टेंपरेचर चाहिए, ठीक है, या जब हम कौन सा एरिया यूज करेंगे तो उसमें कितना टेंपरेचर मिलेगा आउटलेट पे, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एनपी का नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट गेट नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट निकालने के लिए हमें इफेक्टिवनेस की जरूरत पड़ती है। इफेक्टिवनेस क्या होता है सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में इफेक्टिवनेस क्या होती है, एक्चुअल जो एक सिस्टम में एक्चुअल है और उसका जो मिनिमम वैल्यू है उसका जो डिफरेंस सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर और एक्चुअल पॉसिबल हीट ट्रांसफर, एक्चुअल में जो हमें मिल रहा है और
जो हम मैक्सिमम पॉसिबल है उस सिस्टम के लिए उसका जो रेशो होता है उसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके फिर एनटीयू का कैलकुलेशन क्या रहता है। देखिए जैसे किसी भी तरह में बताया था आपको कि क्यू हीट ट्रांसफर के लिए क्या होता है, ये जो ई कैपिटल है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ होल फ्लूइड, mass flow rate of whole fluid and the specific heat of the whole fluid। क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम कैपिटल सी के लिए निकालते हैं या हॉट फ्लूइड के लिए हम हॉट फ्लूइड की जब बात करेंगे तो दिस प्रोडक्ट ऑफ एमसीपीएच और होल फ्लूइड की बात करेंगे तो एमसीपीएच यानी कि हम मास जो फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है इसकी क्या है स्पेसिफिक हीट of cold fluid और CPH क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। इसे वैल्यूएट करके हम की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक चीज मैंने आपको तभी बताया था किसी भी सिस्टम में कि मैक्स वैल्यू कब हो सकती है, तब होती है वैल्यू जबकि जो हमारा इनलेट टेंपरेचर है, इनलेट टेंपरेचर ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू आउटलेट टेंपरेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। मतलब ऐसे समय में जिस समय भी जो हमारा कूलिंग है, जो हॉट फ्लूइड का कूलिंग कितना हो सकता है मैक्सिमम, जब उसका टेंपरेचर इनलेट वाले फ्लूइड के बराबर हो जाए, मतलब दोनों का टेंपरेचर एक समय बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, उस समय जो टेंपरेचर डिफरेंस यहाँ सबसे ज्यादा है, टेंपरेचर डिफरेंस जो यहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है, यही पे वो Q की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगी, डेल्टा की डेल्टा की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम मिलेगी और Q इज प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा की, ठीक है। तो जिस ग्राफ जिस समय की टेंपरेचर डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी उसी समय हमारी Q की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मतलब कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर है वो कब होगा, जब हमारा डेल्टा की जो होगा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब हम ग्रॉस फ्लो की बात करते हैं जो पैरेलल फ्लो की बात करते हैं तो इस समय हॉट फ्लूइड का लेंगे और कोल्ड फ्लूइड का लेंगे, तो ये पांच बता रहा है कि किस तरह टेंपरेचर जा रहा है, लेकिन ये जो मैक्सिमम होगा जिस समय उस समय जो हमारी है उस समय जो हमारी मैक्सिमम जो होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि काउंटर फ्लो के समय में इस समय जब इनलेट पे हॉट फ्लूइड का इनलेट और कोल्ड फ्लूइड का इनलेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, तो उस समय जो हमारी Q की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसका है Q मैक्स की वैल्यू निकलेगी। Q मैक्स कब होगा, जब या तो C मिनिमम हो, C मिनिमम मतलब इनका जो प्रोडक्ट है MCPAC और मतलब और कोल्ड फ्लूइड के लिए और हॉट फ्लूइड के लिए स्पेसिफिक हीट और उसके मास फ्लो रेशियो ट्रांसफर है उसकी वैल्यू मिनिमम हो और वो हॉट फ्लूइड इनलेट और कोल्ड फ्लूइड इनलेट, ठीक है। तो इसका डेल्टा की मैक्सिमम हमेशा तभी होगा जब इनलेट की बात करेंगे। इनलेट पे हमेशा टेंपरेचर डिफरेंस जाता रहता है, कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर सबसे ज्यादा होगा और हॉट फ्लूइड का सबसे कम होगा, उस समय डेल्टा T की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जब अगर हमने Q की वैल्यू मैक्सिमम निकाली है तो उस प्रोडक्ट उस समय क्या होना चाहिए, हमारा C मिनिमम होना चाहिए और डेल्टा की मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हमारे सिस्टम की सर्किट ज्यादा होगी। अगर किसी समय में C की वैल्यू ज्यादा होगी तो उस समय क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा Q मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती सिस्टम में। C जब C Q मैक्स की वैल्यू हमें बढ़ानी है तो उस समय यहाँ पे C की वैल्यू बढ़े या डेल्टा T की वैल्यू बढ़े, ठीक है। हम C की वैल्यू नहीं बढ़ाते क्योंकि हमें डेल्टा T डायरेक्शन से, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली ये तो यही है कि हमारा हॉट फ्लूइड जो है वो मैक्सिमम हीट यूज करे और कोल्ड फ्लूइड मैक्सिमम हीट गेन करे, ठीक है। इस तरीके से हम डेल्टा Q की वैल्यू निकालते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट हो गया और Q है एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट जो सिस्टम में इसी समय कैलकुलेट कर रहे हैं, सिस्टम की वैल्यू वो उसका एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट होगा, ठीक है। इससे इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस का जो मैंने आपको बताया है एक्चुअल आपका मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह एक्चुअल जो होगा मान लीजिए फ्लूइड के लिए जब हम बात करते हैं किसी भी समय किसी फ्लूइड के लिए जो हॉट फ्लूइड का जो टेंपरेचर गेन होगा, हॉट फ्लूइड का टेंपरेचर जो होगा वो एक कोल्ड फ्लूइड का टेंपरेचर गेन होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल में
the heat gained by the heat by the hot fluid is equal to heat gained by the cold fluid. और उस समय Qmax की वैल्यू क्या होगी सी मिनिमम। जब हम बात करते हैं इनलेट की हमने बात किया था, इनलेट में मुझे डिफरेंस मेरे से ज़्यादा हो गया है क्योंकि वजह से ज़्यादा होगी तो सी मिनिमम मुझे डेल्टा के मैक्सिमम मतलब हॉट फ्लूइड इनलेट एंड कोल्ड फ्लूइड इनलेट। ठीक है, तो और इसके लिए बात करें हॉट फ्लूइड के लिए बात करें तो इंडस्ट्री करते हैं हम तो सी एच इनटू डेल्टा टी एच टाइम और टी एच आउट मतलब टी टेम्परेचर एट इनलेट हॉट फ्लूइड का और टेम्परेचर एट आउटलेट ऑफ हॉट फ्लूइड। लेकिन जब हम बात करते हैं कोल्ड फ्लूइड के लिए, कोल्ड फ्लूइड में उल्टा हो जाएगा कि जो टेम्परेचर ऑफ आउटलेट माइनस टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड प्रोडक्ट ऑफ सी इज द मैक्सिमम टू एक्चुअल। ठीक है, इस तरीके से हम अपना इफेक्टिवनेस निकालते हैं। अब इसके अलावा एक और टर्म यूज किया जाता है सी दैट इज द सी मिनिमम एंड द सी मैक्सिमम। सी मिनिमम एंड सी मैक्सिमम। सी मिनिमम क्या होगा जब इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो सी की वैल्यू मिनिमम होगी। जब डेल्टा टी की वैल्यू मैक्सिमम डिफरेंस इनका मिनिमम होगा, सी की वैल्यू जब डेल्टा टी की वैल्यू मिनिमम होगी तो उस समय सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और इसके रेशियो को हीट कैपेसिटी रेशियो बोला जाता है। ठीक है, एनक्यू जब एनक्यू की बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट तो यूए अपॉन यू इनटू ए अपॉन सी सी मिनिमम यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये क्या है सरफेस एरिया जहां पे अपना कांटेक्ट है हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड का उस सरफेस एरिया को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और सी मिनिमम जो हमने बताया इसमें डेल्टा टी की वैल्यू जो हीट ट्रांसफर की वैल्यू जहां पे है वो मिनिमम होगी उस समय एनक्यू निकल जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इफेक्टिवनेस है इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम जो है वो फंक्शन है एनक्यू का और सी का। ठीक है, टर्बल फ्लो के लिए डेरिवेशन के थ्रू आता है 1 माइनस सी टू द पावर माइनस n q अपॉन 1 प्लस c अपॉन 1 प्लस c। ठीक है, क्वांटम प्रोबेबिलिटी का भी और सेल इनटू टू टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे पाई जाती है। और इफेक्टिवनेस आप देखिए ये इसमें जो हम बात करते हैं कि हमें आउटलेट टेम्परेचर चाहिए था कुछ भी तो हम इसमें अगर आपका इफेक्टिवनेस है, ठीक है, हॉट फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट पता है, हमें मास ट्रांसफर हीट पता है, इनलेट पता है, तो उसमें हम हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर हम लोग निकाल सकते हैं सिस्टम में। तो एनक्यू का बेसिक मेथड यूज किया जाता है आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द हीट एक्सचेंजर को निकालने के लिए हीट एक्सचेंजर का कितना टेम्परेचर निकलता है। अब बात है कि एलएनटी और एलएनटी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। एलएनटी का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ हमें पता है कि इनलेट टेम्परेचर कितना आउटलेट टेम्परेचर कितना सरफेस एरिया हमें निकालना है या कौन सा टाइप का इस्तेमाल करना है उस समय हम एलएनटी का इस्तेमाल करेंगे। और एनक्यू का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जब हमें पता इनलेट कंडीशन सारी पता होंगी और हमें केवल ये पता करना है कि आउटलेट कंडीशन क्या होंगी तो वहाँ पर हम एनक्यू का यूज करेंगे। एक फॉलोइंग फैक्टर होता है जब कोई भी सिस्टम कितना भी एफिशिएंट बनाने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ एरर निकलता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम इस टेक्निकल एक उसको फॉलोइंग फैक्टर बोलते हैं। ये टेक्निकल में जनरली फ्लूइड वाटर होता है कूलिंग फ्लूइड और दूसरी तरफ अपना ऑयल या फिर कोई सिस्टम होता है बहुत जगह कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन का यूज भी किया जाता है। लेकिन कोई भी फ्लूइड जो होता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहती है और वो इम्प्योरिटी सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उससे एक लेयर बनाती है, लेयर ऐसा फॉर्म कर देते हैं हीट एक्सचेंजर के सरफेस पे। मतलब ये ट्यूब्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ सरफेस एरिया कांटेक्ट जो है वो घटता जाता है क्योंकि उनके ऊपर एक आइसोलेशन सा इंसुलेटेड टाइप का स्लग बन जाता है। जो वो स्लग होता है हीट एक्सचेंजर को हीट एक्सचेंजर की वैल्यू को कम करता है। ठीक है, हम इसको देखें तो जब हम फॉलोइंग फैक्टर की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है a अपॉन a 1 अपॉन 1 a इनटू sd। a क्या सरफेस एरिया, a जो क्योंकि सरफेस एरिया से रिलेटेड टर्म है इसलिए a का इस्तेमाल करते हैं। sd क्या है, sd जो है फॉलोइंग फैक्टर है क्योंकि लिक्विड जो हमारे फ्लूइड के थ्रू हमारे सिस्टम में या हमारे हीट एक्सचेंजर में हो रहा है तो लिक्विड को फॉलोइंग फैक्टर बोलते हैं। और वो उसको मल्टीप्लाई करके एरिया सरफेस एरिया से हमें टोटल वैल्यू ऑफ जितनी फॉलोइंग फैक्टर की वैल्यू पे जानी है। और किसी भी सिस्टम में किसी भी हीट एक्सचेंजर जब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू
कि उसकी हीट डेंसिटी कैपेसिटी कितनी है। तो उस समय हम फॉलोइंग फैक्टर का इस्तेमाल भी करते हैं, जो है मल्टीप्लाई होता है के लिए मैंने आपको बताया है कैसे निकल जाता है। कैसे निकलेगा अपना 1/a into hb से, उसको यहाँ पे हम डालेंगे डेल्टा टी में डाल के ये हमें सरफेस एरिया सिस्टम का मालूम होता है, यू इज यूनिवर्सल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, और इस तरीके से हम उसकी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हमने हीट एक्सचेंजर जान ली, हीट एक्सचेंजर कितने टाइप होते हैं, क्या उसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, प्रोसेस क्या है, ठीक है। हम थोड़ा जानते हैं तो बार-बार में हीट एक्सचेंजर कहाँ लगे हैं और वो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना काम कर रहा है, कितनी इफेक्टिव है। एक सिंपल बेसिक डायग्राम है टरबाइन का, बेसिक डायग्राम जो बेसिक प्लान होता है, ठीक है। मेनली तीन टाइप टरबाइन सिस्टम में होता है, एसपी टरबाइन, आईपी टरबाइन एंड एलपी टरबाइन, स्पेशल लो प्रेशर एंड लो प्रेशर टरबाइन। और एसपी और आईपी टरबाइन मेनली हिसाब से होते हैं, एचआईपी टरबाइन बोला जाता है, और लो प्रेशर टरबाइन एलपी टरबाइन। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम भी इस तरह का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो हमारे समझ में आया कि हीट जो है वेस्ट जो हीट जा रही है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ सके। सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वेस्ट हीट का इस्तेमाल करना, और जो हमारे फ्लूइड है, जो हम ट्रीटेड फ्लूइड होता है, जो नियम वाटर है या फिर जो बॉयलर लगा स्टीम है, वो जो वाटर है उसमें बहुत सारी केमिकली ट्रीटेड होती है, तो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, उसको फेंकना अपनी कॉस्ट के हिसाब से सही नहीं होता, तो उसका रीयूज करना जरूरी है। रीयूज करने के लिए जरूरी है कि हम अपना हीट और जो वाटर जो हमारा वेस्ट आ रहा है उसका कंडेंसेट करके स्टीम को कंडेंसेट करके वाटर बना लें और उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, लिक्विड टरबाइन देखिए एलपी टरबाइन के बॉटम से अलग-अलग पोजीशंस पे एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जो स्टीम वेस्ट जा रही है, ठीक है। एलपी से दो ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सॉरी एचपी से दो, एलपी से तीन और एलपी से चार, तीन सॉरी। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 जो एक्सट्रैक्शन निकलते हैं हमारे टरबाइन से और उसका इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग के लिए, ठीक है। हम केवल बात करते हैं वाटर सिस्टम की, जो अपना बीएफपी है बॉयलर फॉर्म है, जब उसका वो फॉर्म करता है तो उसका जो इनलेट है उसके अंदर ब्रेकर्स आता है, उसकी कूलिंग उसकी हीटिंग के लिए हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है, LP6 LP6 LP5 LP4 और एक ग्रेटर LP3, ठीक है। उसका जो इनलेट टेंपरेचर है वो गेन होकर के हमें बीएसपी में मिलता है। बीएसपी का जो आउटलेट है वो एक्सपीटर 2 और एक्सपीटर 1 से होते हुए बॉयलर में जाता है। आप ये देख लीजिए यहाँ पे जो इनलेट टेंपरेचर है जो वाटर हमारे सिस्टम में आ रहा है उस समय उसका टेंपरेचर मान लीजिए 42 या 40 के आसपास है, तो वो यहाँ से एक्सपीटर 1 से निकलेगा तो उसमें 10 डिग्री का 10 डिग्री गेन कर देता है और उसका टेंपरेचर ऑलमोस्ट 55 हो जाता है। ये 55 पे यहाँ पे इनलेट होता है तो वो 55 के राउंड करता है। ऐसे 85 वाला या 55 वाला या 95 वाला या 110 वाला 150 ग्राउंड करता है। जो आउटलेट जब एक्सपीटर और एक्सपीटर के होते हुए जब बीएसपी का वाटर सिस्टम में बॉयलर की तरफ जाता है तो उस समय तक टेंपरेचर गेन 165 का रहता है। ये सोचने की बात है कि हमने 40 डिग्री का टेंपरेचर का वाटर लेकर के बॉयल में डालने से पहले इसको इतना प्रीहीट कर दिया है कि उसमें टेंपरेचर का गेन 165 डिग्री तक हो चुका है। तो और ये जो टेंपरेचर गेन हुआ वो वेस्ट हीट से हुआ, एक्सट्रैक्शन से हुआ है, टरबाइन का एक्सट्रैक्शन है उसके थ्रू हमने जो यहाँ हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया हीटर का, उसके थ्रू हमने हीट गेन किया है। आप समझते 40 डिग्री से 160 डिग्री 165 डिग्री तक हो चुका, मतलब 4 टाइम्स तक टेंपरेचर इंक्रीज हो चुका है हमारा बॉयलर में जाने से पहले ही टरबाइन के हीटर्स के थ्रू। हीटर्स और मैंने आपको बताया था हीटर्स और मतलब में क्या फर्क होता है। हीटर वो होता है सिस्टम जहाँ पे हमका हॉट, अगर हमारा जो रिक्वायर्ड फ्लूइड है वो हॉट निकल रहा है, गर्म चाहिए वो फ्लूइड, तो डेट इज हीटर। जहाँ हमें रिक्वायर्ड फ्लूइड ठंडा मिल रहा है, कोल्ड निकल रहा है, उसको कूलर बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे सारे हीटर्स हैं एक्सपीटर 7 से एक्सपीटर 7 से एक्सपीटर 1 की तरफ जाता है। फ्लूइड अपना इनलेट वाटर जो है, ये वाटर जो है ट्रीटेड वाटर, और उसकी टेंपरेचर भी करीब 120 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। ये इसके बाद
उसका जो लगता है बॉयलर सिस्टम में आता है। ये बॉयलर सिस्टम का एक बेसिक डायग्राम है, ठीक है। ये साइक्लोन है, ये अपना बॉयलर है, और ये बॉयलर है, ये साइक्लोन है, ये ESP है, ये चिमनी है, और ये एडिशन है। इसमें जो पहले पहले फ्लूइड आता है वहाँ से टर्बाइन के थ्रू गर्म होकर के GLP के थ्रू वो आता है अपना इक्वलाइजर में हीट गेन होता है। हीट गेन उसमें जो 160 डिग्री का टेम्परेचर का फ्लूइड वहाँ से आया था वो यहाँ पे टेम्परेचर गेन करके 220 डिग्री से 250 डिग्री का मिल जाता है। उसके बाद वो पानी बॉयलर ड्रम में जाता है। मतलब बॉयलर ड्रम जाने से एक्चुअल में बॉयलर ड्रम जाने से पहले ही हमने वेस्ट रिकवरी से अपने फ्लूइड को इतना गर्म कर लिया है कि 40 डिग्री का टेम्परेचर का फ्लूइड बढ़ते बढ़ते अभी 250 डिग्री सेल्सियस का हो चुका है, जो अभी बॉयलर ट्यूब में जाकर फिर प्रोसेस के थ्रू गर्म होगी। उसके बाद फिर बॉयलर ट्यूब के थ्रू आता है और मल्टीपल लाइन से जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम में बहुत सारे बॉयलर प्लांट की बात करते हैं तो इसमें कई सारे सिस्टम साथ में काम करते हैं। मैंने आपको वाटर सिस्टम की बताया, इसके अलावा एयर सिस्टम भी काम करता है। ये सारे क्लोज लूप में होते हैं ताकि हमारे वेस्टेज जो है वो कम मिनिमम हो सके। और जब हम बात करते हैं एयर सिस्टम की, एयर सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा कोल बर्न हो रहा है, फर्नेस में जो कोल बर्न होता है उसके फ्लू गैस निकलता है, और वो फ्लू गैस का इस्तेमाल ट्यूब हीटिंग के लिए करते हैं। ट्यूब हीटिंग के बाद साइक्लोन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट में तो बिल्कुल ही टेम्परेचर उसकी 200 के अराउंड बच जाता है, तो उसका इस्तेमाल पहले नमाजब भी कर लिया जाता है। फिर उसके बाद 220 से नीचे जब टेम्परेचर आता है तो उसका इस्तेमाल हम DPH के लिए करते हैं, जिसको एयर हीटर बोलते हैं। एयर हीटर भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही है। बाकी सब जगह इतना इसलिए कोल्ड फ्लूइड जो है कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर जो फर्नेस में जाने वाली है, पी के थ्रू प्राइमरी एयर सेकेंडरी एयर के थ्रू जो कोल्ड एयर जो फर्नेस में जाएगी उसको हम लोग प्री हीट करते हैं। एयर प्री हीटर में प्री हीट करते हैं, और वो हीट प्री हीट कैसे करते हैं, जो हमारा फ्लू गैस है, फ्लू गैस जो वेस्ट फ्लू गैस है, जो इक्वलाइजर को हीट करने के बाद टेम्परेचर उसका 220 के अराउंड बच गया है, उस फ्लू गैस का इस्तेमाल करके फिर उस जो एयर टेम्परेचर एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री से 40 डिग्री रहता है उसको गर्म करते हैं, और उसका आउटलेट में हमें टेम्परेचर 290 195 से 200 डिग्री मिल जाता है। वो भी एक वजह से हीट एक्सचेंजर और हीट गेन भी होता है। थैंक यू।